नमस्कार दोस्तों, और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो बहुत ही ज्यादा भयानक रहने वाली है। इस कहानी में आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, हम सभी इस धरती पर एक ही चीज के पीछे भागते हैं और वह है धन, दौलत और पैसा। सभी चाहते हैं कि वह सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे और इसके लिए वह जो चाहे वह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सभी को, इस धन दौलत को मेहनत से नहीं बल्कि रातों रात पाना चाहते हैं। अब दुनिया के ज्यादातर लोग तो आपसे यही कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको रातों रात करोड़ों रुपए मिल जाए, अथाह धन दौलत मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे गुप्त तरीके भी हैं जिनसे ऐसी धन दौलत रातों रात मिल तो सकती है, लेकिन उसके बदले में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि उसके आगे इस धन दौलत का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप जिस चीज के लिए वो धन दौलत चाहते हैं, और अगर वो प्राप्त भी हो जाए, फिर वो चीज नहीं मिल पाती जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया, तो फिर उस धन दौलत का मतलब भी क्या रह जाता है। ना आपको परिवार मिल पाता है, ना खुशियां मिल पाती हैं, ना आप किसी के साथ रह सकते हैं। तो फिर बताइए, उस अथाह धन दौलत का आप क्या करेंगे जब आप अपनी खुशियों को ही गंवा देंगे या अपने इस पूरे जीवन को ही गंवा देंगे, और आपका जीवन आपका नहीं बल्कि किसी और की मुट्ठी में होगा। तो आज की कहानी हमें इलाहाबाद के रहने वाले मोहित ने भेजी है, और जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो खुद मोहित के साथ घटित हुई है। दरअसल मोहित भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके मन में भी वही सपने हैं जो भारत की गरीब जनता के अंदर होते हैं। और एक बार उसके हाथ एक ऐसी विधि लग जाती है जो उसे रातों रात करोड़पति बना देती है, और वो है, साथियों, यक्षिणी साधना। आपने काफी बार सुना होगा इस साधना के बारे में, लेकिन साथियों, ये साधना भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि कामिनी यक्षिणी साधना, स्वर्णमाला यक्षिणी साधना, चंद्रकला यक्षिणी साधना, विद्यावती यक्षिणी साधना, विप्ला यक्षिणी साधना और अनुराधा यक्षिणी साधना। साथियों, यक्षिणी साधना अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है, लेकिन इसे अत्यंत सावधानी और किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सही तरीके से साधना करने पर इसका लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती कर ली जाए तो फिर जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो इस साधना को जिसने खुद अपने ऊपर आजमाया है, उस इंसान की कहानी में आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं जानता हूं काफी लोग इस बात को नहीं मानेंगे, और वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस की दुनिया से बिल्कुल परे होती है। अगर आपको नहीं मानना है तो आप मत मानिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके मानने या ना मानने से इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इस दुनिया में मौजूद रहेंगी। तो मोहित की स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियों सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियों सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे और बताए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है, और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करे। तो साथियों, मोहित ने अपने साथ घटी हुई जिस घटना का मेरे साथ जिक्र किया है उसको मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है। तो चलिए अब उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है।
इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास की फैमिली से सबसे पहले मैं आपको मोहित का परिचय करा देता हूं। मोहित इलाहाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके परिवार में उसके अलावा एक छोटा भाई और बड़ी बहन थे। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। मोहित की उम्र अभी ज्यादा न थी। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब वो एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था, लेकिन जब तक उसे नौकरी नहीं मिल रही थी नॉइस तो वो एक लाइब्रेरी में काम करने लगा। हर इंसान की तरह मोहित के मन में भी ये इच्छा थी कि उसके पास बहुत सारा धन आए और वो भी अमीरों की तरह जीवन जी सके, और इसके लिए वो ज्योतिषियों से अलग अलग उपाय भी करवाता रहता था। लेकिन कहते हैं, भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। वही हाल मोहित का भी था। वो अलग अलग उपाय तो करता, लेकिन उसे इससे कुछ लाभ न हुआ। खैर, मोहित सुबह सुबह लाइब्रेरी आ जाता और वहां काम करने लगता। वहां इतना काम तो नहीं था, इसलिए वो समय व्यतीत करने के लिए अलग अलग तरह की किताब पढ़ने लगता। इसी तरह से एक दिन उसे लाइब्रेरी में एक किताब मिली। उस किताब का नाम था यक्षिणी साधना। उस किताब को देखकर मोहित की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने सुना था कि अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध कर ले तो वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। जिज्ञासावश मोहित ने वो किताब ले ली और उसे पढ़ना शुरू किया। वो किताब ज्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए मोहित को इसे पढ़ने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। उस किताब के पहले के कुछ पन्नों पर यक्षिणी साधना के फायदे और नुकसान लिखे हुए थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस साधना को करने के लिए जातक का पुरुष होना आवश्यक है। महिलाएं ये साधना नहीं कर सकती। साधना सफल होने के बाद यक्षिणी साधक के साथ उसकी पत्नी की तरह रहेंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। यक्षिणी साधना करने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि वो सभी से दूरी बनाकर रखे, नहीं तो यक्षिणी उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगी। साधक कभी भी किसी अन्य महिला से मित्रता तक नहीं कर सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है। साधक इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकता, अन्यथा उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और भी ऐसी बहुत सी बातें उन आगे के पन्नों पर लिखी हुई थी। मोहित बड़े ही ध्यान से ये पढ़ते हुए पन्ने पलट रहा था कि तभी साधना का पेज भी आ गया। उसमें लिखे अनुसार अगर कोई जातक लगातार 11 दिनों तक श्मशान में 12 से 3 के बीच ये साधना करता है तो वो यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है। ये पढ़कर मोहित की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द धनवान बनना चाहता था और ये उसके लिए एक स्वर्ण अवसर होने वाला था। इसलिए मोहित ने फैसला किया कि वो ये साधना जरूर करेगा। अगर ये साधना सफल हुई तो अच्छा है, नहीं तो पहले की तरह सामान्य जीवन तो है ही। ये सोचकर मोहित ने साधना की तैयारी शुरू कर दी। उसने साधना में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करनी शुरू की और फिर अगले दिन रात 11 बजे श्मशान में आ गया। इस साधना के मुताबिक उसे श्मशान में किसी पेड़ के नीचे सफेद रंग से मध्यम आकार का एक गोल घेरा बनाना था। उस गोल घेरे में सामने की तरफ ही अजीब सी आकृति बनाकर एक सफेद आसन बिछाकर उस आकृति के ठीक सामने निर्वस्त्र बैठना था। मोहित ने जल्दी से वो आकृति बनाई और फिर निर्वस्त्र होकर उस आसन पर बैठ गया। इस दौरान उसने पेड़ से एक बांध दी थी, जिसका प्रकाश सीधे नीचे बैठे मोहित के ऊपर पड़ रहा था। बैठते ही उसने कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आकृति के ऊपर सफेद फूल अर्पित किए और फिर दोबारा मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। उसके अजीबोगरीब मंत्रों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी।
लगभग आधे घंटे तक मंत्रोच्चारण करने के बाद मोहित ने एक धारदार चाकू से अपनी उंगली काटी और फिर उसमें से रिश्ता खून उस अजीब सी आकृति के बीचों बीच डाल दिया और फिर दोबारा मंत्रोच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद उसने उस आकृति के ऊपर थोड़ा कुमकुम डाला और फिर जोर जोर से ताली बजाते हुए मंत्रोच्चारण करने लगा। ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। उसके बाद मोहित उठा। उसने उस आकृति पर रखी सामग्री अपने हाथों में ली और फिर उसे अपने पूरे शरीर पर मल लिया। उसके बाद उसने घेरे के बाहर आकर कपड़े पहने और फिर वापस घर की ओर बढ़ गया। घर आते ही मोहित को काफी नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गया। सुबह उसकी आंख काफी लेट खुली। ये देखकर वो जल्दी से उठकर लाइब्रेरी की ओर भागा। लेट आने के कारण आज उसकी काफी डांट पड़ी, लेकिन वो कुछ ना बोलते हुए चुपचाप सुनता रहा। मोहित ने किताब में लिखे अनुसार विधिपूर्वक वो साधना की थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो इसमें कामयाब जरूर होगा और अब बस उसे 7वें दिन का इंतजार था, क्योंकि किताब में लिखे गए एक तथ्य के अनुसार यशनी साधना सफल होने पर आपको इसकी अनुभूति 7वें दिन ही होने लगेगी। खैर, मोहित ये साधना लगातार करता रहा। वो हर रात को शमशान जाता, वहां ये साधना करके घर वापस आ जाता, लेकिन इस साधना की वजह से उसकी नींद में खलल पड़ रहा था, जिस वजह से वो लेट उठता और फिर लाइब्रेरी भी लेट जाता और इसकी वजह से उसे काफी डांट पड़ने लगी थी। लेकिन मोहित ने फिर भी ये सब सुन लिया। लेकिन अब वो काफी चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे साधना करते हुए 8 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे इसका आभास नहीं हुआ था। अब उसका भरोसा इस साधना से डगमगाने लगा था और अब वो सोच में पड़ गया था कि ये साधना आगे की जाए या नहीं। ऐसे ही सोचते सोचते रात के 9 बज गए और फिर उसने फैसला किया कि जहां 6 दिन कर लिए हैं, वहां 4 दिन और सही। और फिर ये सोचकर मोहित श्मशान की ओर बढ़ गया। आज 9वां दिन था। आज की रात साधना करने के बाद भी मोहित को ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अगर ये साधना सफल नहीं भी हुई तो साधारण जीवन तो है ही। यही सोचकर उसने अगले दिन भी साधना की। 11वें दिन जब वो साधना कर रहा था, तब उसे मंत्रोच्चारण करते हुए घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मोहित का दिल बैठ सा गया, क्योंकि वो उस समय श्मशान में था और हम अक्सर सुनते हैं कि श्मशान में भूत प्रेत घूमते हैं। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो ये साधना यहाँ पर आकर छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मंत्रोच्चारण करने लगा। इसी दौरान उसे किसी के सामने से जाने का एहसास हुआ। मोहित ने डर के मारे आंखें खोली और सामने देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर से किसी के सामने से जाने का एहसास हुआ, लेकिन इस बार मोहित ने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए मंत्रोच्चारण जारी रखे। इस दौरान सामने से उसे किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही थी। इसी के साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में घुंघरुओं की आवाज भी आ रही थी। मोहित ने इन सब के बावजूद वो साधना आंधी पूरी की और अब आंधी बाकी थी। मोहित के लिए ये समय काटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहीं पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए, ये सोचकर उसने ये जारी रखा। कुछ की देर में उसे किसी महिला के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। नॉइस। वो आवाज सुनकर मोहित अंदर ही अंदर दहल गया। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थी, लेकिन फिर भी उसने घबराते हुए वो साधना जारी रखी। डरा सहमा मोहित आंखें बंद करके वो साधना किए जा रहा था।
इस दौरान वो घुंघरुओं की आवाज, वो फुसफुसाने की आवाज और किसी के कदमों की आहट लगातार आ रही थी। कुछ देर बाद मोहित को किसी का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस हुआ। उस स्पर्श से मोहित अंदर ही अंदर सिहर उठा था। वो आंखें खोलकर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही ना हुई। फिर उसने सोचा कि अब ज्यादा नहीं बचा, इसलिए उसने मंत्रोच्चारण करते हुए वो साधना जारी रखी। इस दौरान वही सब उसे महसूस हो रहा था। इसी के साथ ही किसी के हाथ उसके शरीर पर उसे जगह जगह महसूस हो रहे थे, लेकिन मोहित बिना रुके वो साधना करता रहा। कुछ देर बाद एक महिला की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम कामयाब हुए हो मोहित, अब से मैं तुम्हारी हुई। ये सुनकर मोहित अब तक जो भी उसके साथ हो रहा था सब भूल गया। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई कि आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। उसने उत्सुकतावश आंखें खोली तो पाया सामने 12,022 वर्षीय सुंदर गोरी युवती थी। उसने सुनहरे रंग का लहंगा और चोली पहना हुआ था। इसी के साथ ही उसने बहुत से बेशकीमती गहने भी पहने हुए थे। उसे देखकर मोहित उत्सुकतावश बोला, क्या तुम यक्षिणी हो? यक्षिणी बोली, हाँ, मैं प्रेमिका यक्षिणी हूँ और अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन याद रखना, मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं अपने साधक का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती और ना ही अपने साधक की जान लेती हूँ, बल्कि मैं तो उन सभी की जान ले लेती हूँ जो भी हमारे बीच में आता है। मोहित बोला, हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, धन, अपार धन। यक्षिणी बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये बोलकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वो वहां से गायब हो गई। ये देखकर मोहित हैरानी से आसपास देखते हुए उस यक्षिणी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो इसमें कर भी क्या सकता था। इसीलिए उसने अपने कपड़े पहने और फिर घर की तरफ बढ़ घर आकर वो चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद मोहित की नींद खुली और आंखें खोलते ही उसने पाया कि वही यक्षिणी उसके साथ लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। ये देखकर मोहित एक झटके से उठा और बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कहीं गायब हो गई थी ना? यक्षिणी बोली, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए अपार धन का प्रबंध करने गई थी। मोहित बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से जाओ। मेरे घर वालों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यक्षिणी बोली, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी देख सुन नहीं पाएगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी मां चहकते हुए वहां आई और बोली, बेटा, बाहर कोई रईस आदमी आया है। ये सुनकर मोहित तेजी से बाहर आया। वहां आकर उसने देखा कि एक लगभग 6,065 वर्षीय सूट बूट पहना शख्स वहां बैठा था। मोहित के आते ही वो बोला, तुम मोहित हो ना? मोहित बोला, जी, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वह शख्स बोला, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। याद है तुमने कुछ दिन पहले एक लॉटरी खरीदी थी, तो आपको वो लॉटरी लग चुकी थी, इसीलिए मुझे लगा कि आपको शायद कोई आलीशान फ्लैट की जरूरत होगी। ये सुनकर मोहित हैरानी से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। तब उसके पिता बोले, अभी फिलहाल हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो शख्स वहां से चला गया। वहीं मोहित ने अखबार देखा तो सच में उसकी टिकट को पूरे 5 करोड़ का इनाम निकला था। ये देखकर उनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और फिर कुछ ही दिनों में वे सारे अपने छोटे घर को छोड़कर एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए। बचे हुए कुछ पैसों से उसने कुछ जगह इन्वेस्ट किया और की बदौलत उसका सारा धन बढ़ने लगा था।
एकाध साल में ही उसकी संपत्ति काफी बढ़ गई, जिसे मोहित दोनों हाथों से लुटा रहा था। पैसे आते ही मोहित ने अपने सारे सपने पूरे किए। गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल पड़े, सब उसने खरीदे, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ